Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. The topic of today's discussion is database server. So we are already clear with the concept of the data, database, information, and we have already discussed the concept of the client server architecture. So in database server, the functionality of the database system will be split between two types of computers. The first one is server and the second one is the multiple client system. क्योंकि डेटाबेस सर्वर बेसिकली फिर से वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। इसका मीनिंग क्या है अब कि हमारे पास दो टाइप्स की मशीन होंगी। एक जो पहली टाइप है उसको बोलते हैं सर्वर और दूसरी टाइप की मशीन होगी क्लाइंट्स। तो सर्वर पे अब सर्वर के पास होगा डेटाबेस, उसको मैनेज करने के लिए उसके पास एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड होंगे, मींस क्लाइंट्स एंड सर्वर, और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो होगी थ्रू SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही वो ग्लू है जो कनेक्ट करता है क्लाइंट और सर्वर को। तो डेटाबेस सर्वर में फिर से वही तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, क्लाइंट, सर्वर। अब सर्वर के पास डेटाबेस सर्विसेज होंगी, उनको कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क होगा, और हमारे पास एक स्पेशल एक लॉजिक होगा जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लॉजिक। नाउ द एप्लीकेशन लॉजिक इज बेसिकली यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट हाउ द डेटाबेस विल बी प्रोसेस्ड। प्रोसेसिंग कैसे होगी, दैट विल बी डिफाइंड बाय द बिजनेस लॉजिक। तो अब जो मेन गोल्स हैं क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस के वो क्या हैं? जो सबसे पहला गोल है दैट इज टू प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट डेटा एक्सेस टू मल्टीपल एंड हेट्रोजीनियस क्लाइंट्स। तो मल्टीपल हेट्रोजीनियस क्लाइंट्स मीन्स उनका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें अलग हो सकती हैं, तो उन सभी को डेटा एक्सेस प्रोवाइड करनी। द सेकेंड इज अलाउ क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस सर्वर ओवर द नेटवर्क, कि क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सके डेटाबेस सर्वर को ओवर द नेटवर्क, और ये जो कम्युनिकेशन होगी उन दोनों के बीच में वो होगी यूजिंग द SQL रिक्वेस्ट, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हम यूज करेंगे। द थर्ड इज प्रोसेस क्लाइंट डेटा रिक्वेस्ट एट द लोकल सर्वर। तो वट एवर द रिक्वेस्ट विल बी मेड बाय द क्लाइंट, उसको एक्सेप्ट करना और उसको प्रोसेस करना। और द फोर्थ इज सेंडिंग द रिजल्ट टू द क्लाइंट ओवर द नेटवर्क। तो मल्टीपल हेट्रोजीनियस क्लाइंट्स को डेटाबेस पे एक्सेस अलाउ करनी, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना और रिप्लाई करनी। सो दीज आर द मेन गोल्स ऑफ द क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस। तो अब क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस एक बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड सा सोल्यूशन है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम क्या यूज करते थे और बाद में हमने इसको यूज करना क्यों स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअली क्लाइंट सर्वर डेटाबेस से पहले वी वर यूजिंग द मेन फ्रेम एंड पीसी बेस्ड फाइल सर्वर्स। तो हम पहले फाइल सर्वर्स को यूज करते थे फॉर डेटा एक्सेस, लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? पहली तो चीज है कि मेन फ्रेम को या फाइल सर्वर को मेंटेन करना जो है काफी कॉस्टली काम है। तो अगर आप मेन फ्रेम को मींस आपको मेन फ्रेम आर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, उसको ऑपरेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप फाइल बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होता है, आपके नेटवर्क पे बहुत बर्डन आता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और अननेसेसरी ट्रांसमिशंस होती हैं। क्योंकि आपको चाहिए, मान लीजिए एक फाइल में से 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, लेकिन पूरी फाइल में है 1000 रिकॉर्ड्स, तो फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होगा,
वो 1000 के 1000 जो है आपको रोज रिटर्न कर देगा सर्वर, जबकि आपको चाहिए सिर्फ 4 या 5 रोज। तो क्योंकि वहां पे आप क्वेरी नहीं कर सकते, फाइल सर्वर में आप क्वेरी नहीं कर सकते, आप सिर्फ फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हो। तो इट मीन्स अगर आपको किसी फाइल में से 5 रोज चाहिए बट उस फाइल में 1000 रोज हैं, तो वो 1000 की 1000 आपके पास आएंगी। तो डेटाबेस सर्वर में आपको बेनिफिट है, आप क्वेरीज लगा सकते हो और क्वेरी लगा के सिर्फ आपको उतनी ही रोज रिटर्न होएंगी जितनी आपको चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। So the client server database can be defined as the logical partitioning of the user interface, database management, and business logic between the client computer and server computer. The network link each of these processes. तो 4 मेन चीजें कौन सी हैं? यूजर इंटरफेस मींस क्लाइंट के पास अपना एक इंटरफेस होएगा जिसके थ्रू जो क्लाइंट विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होएगा दैट विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द सर्वर साइड टू मैनेज द डेटाबेस। द थर्ड इज बिजनेस लॉजिक। द बिजनेस लॉजिक विल डिफाइन हाउ द डेटा विल बी प्रोसेस्ड, किन रूल्स के अकॉर्डिंगली डेटा को प्रोसेस करेंगे। देखिए बिजनेस रूल्स जो होते हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस रूल दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस रूल से अलग होते हैं। तो बिजनेस रूल्स बेसिकली बिजनेस लॉजिक डिफाइन करता है रूल्स। तो डेटाबेस आपका एक्सेस क्या होगा। एंड द फोर्थ इज नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क इज यूज्ड टू कनेक्ट द क्लाइंट सर्वर विद ईच अदर। तो आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। तो अब आपके सामने डायग्राम है। दिस इज योर सर्वर रनिंग द DBMS database management system. The client sends the request through the queries और उसके बाद according to the business rules the server processes the query और उसके बाद जो है रिजल्ट उसको क्वेरी के रिजल्ट हैं जो वो रिटर्न कर देता है। तो सर्वर के पास अब प्रोसेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होएगा, क्लाइंट से वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करेगा और रिजल्ट को वापस रिटर्न कर देगा टू द क्लाइंट। तो जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हो कि बिजनेस लॉजिक इज इंप्लीमेंटेड ऑन द सर्वर साइड बट दिस बिजनेस लॉजिक कैन आल्सो बी इंप्लीमेंटेड ऑन द क्लाइंट साइड। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्चर कि क्लाइंट सर्वर डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसा है। तो अब आप आर्किटेक्चर यू कैन मेड द आर्किटेक्चर वेरी क्लियर और यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्किटेक्चर थ्रू दिस डायग्राम। सो वी हैव टू मशीन्स, द server is running server has its own hardware, it is running the server operating system, it has the database management system that is used to manage the database। ये रहा डेटाबेस। अब इसको मैनेज करने के लिए उसके पास होएगा DBMS और उसके पास होएंगे डेटाबेस के लॉजिक कि डेटाबेस को के रूल्स क्या हैं, कैसे उनको प्रोसेस करना है। एंड the client and the server they are connected using the network। request reply protocol में सारी चीजें हो रही हैं। structure query language will be the glue। और आप देख सकते हो कि क्लाइंट साइड पे क्या होगा, उसका अपना हार्डवेयर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि नेटवर्क पे दोनों में कम्युनिकेशन हो रही है तो उसके पास अपना कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होगा। नाउ हियर यू कैन ऑब्जर्व द एप्लीकेशन लॉजिक इज इंप्लीमेंटेड ऑन द क्लाइंट साइड। एंड द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सर्विसेज। प्रेजेंटेशन सर्विसेज मींस आपके पास कोई इंटरफेस होएगा जिसके थ्रू बैठ के आप क्वेरी करोगे और उसी इंटरफेस पे आपको रिजल्ट भी डिस्प्ले होंगे। तो प्रेजेंटेशन सर्विसेज का मेन मोटिव होता है क्लाइंट से क्वेरी को लेना और रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना। तो अब ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: प्रोसेस पर क्लाइंट आर्किटेक्चर, मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर एंड हाइब्रिड आर्किटेक्चर। तो चलिए वन बाय वन इन आर्किटेक्चर्स को समझते हैं। द फर्स्ट इज प्रोसेस पर क्लाइंट आर्किटेक्चर। अब नाम से ही क्लियर है। तो अब सर्वर के पास होएगा डेटाबेस, उसको मैनेज करने के लिए उसके पास होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। क्लाइंट के पास होएगा इंटरफेस, क्लाइंट से वो रिक्वेस्ट लेगा। अब सर्वर जो है
वो क्या करेगा, हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए अलग प्रोसेस क्रिएट कर लेगा। तो हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है जो वो इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इट मींस अब होगा क्या कि जैसे ही कोई क्लाइंट कनेक्ट करेगा विद सर्वर, कोई रिक्वेस्ट करेगा, तो क्लाइंट क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक मेमोरी एलोकेट कर देगा, उसको सीपीयू एलोकेशन हो जाएगी और उसके थ्रू वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगा, प्रोसेसिंग करके रिजल्ट रिटर्न करेगा क्लाइंट को। तो इट मींस हर क्लाइंट का अपना एक आइसोलेटेड स्पेस होगा। तो हर क्लाइंट को एक आइसोलेटेड स्पेस मिलेगा जिसमें उसकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस होगी। तो अब इस प्रोसेस पर क्लाइंट आर्किटेक्चर का बेनिफिट क्या है, इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इंक्रीज होती जाएंगी, परफॉर्मेंस डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हर सर्वर की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है पर यूनिट टाइम। तो अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट विल बी इंक्रीज्ड as compared to the request that a server can handle, that will ultimately leads to the slowdown of the performance। आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाएगी। तो दूसरा है जी मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर। तो मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में भी नाम से ही क्लियर है, एंड यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम। अब हम हर क्लाइंट को उसका आइसोलेटेड स्पेस नहीं दे रहे, हर क्लाइंट को शेयर्ड मेमोरी में जगह मिल रही है और हम हर रिक्वेस्ट के लिए एक अलग थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। अब प्रोसेस नहीं क्रिएट कर रहे, अब क्रिएट कर रहे हैं थ्रेड। एंड बिकॉज द मेमोरी इज शेयर्ड बाय द मल्टीपल थ्रेड्स, तो अब उनकी जो मेमोरी होगी दैट विल बी शेयर्ड। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपको ज्यादा भी आ जाएंगी तो आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी कम नहीं होगी जितनी मल्टी प्रोसेस पर क्लाइंट में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे शेयर्ड स्पेस है। बट इसका ड्रॉबैक क्या होगा, सिक्योरिटी, क्योंकि यू आर नो प्रोवाइडिंग द शेयर्ड, एक कॉमन स्पेस में ही आप सभी को एंटरटेन कर रहे हो, तो सिक्योरिटी इसकी थोड़ी सी वीक है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बेटर है एज कंपेयर टू द प्रोसेस पर क्लाइंट आर्किटेक्चर। अब जो तीसरा हमारे पास आर्किटेक्चर है दैट इज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड आर्किटेक्चर में अब आपके पास तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं जी, लिसनर, डिस्पैच पूल एंड प्रोसेस पूल। तो सबसे पहले जैसे ही क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर साइड पे एक लिसनर प्रोसेस होगा, वो जो रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। लिसन करने के बाद वो डिस्पैच पूल को उसको दे देगा। डिस्पैच पूल देखेगा कि कोई फ्री, उसको क्यू में लगा देगा, देखेगा उसके लिए अवेलेबल प्रोसेस कितने क्रिएट हैं क्यू में। आप क्योंकि आप क्यू में, आपको ये फायदा हो जा सकता है कि आपको सभी को इस सेम टाइम पे उसको नहीं करना पड़ेगा, एंटरटेन नहीं करना पड़ेगा। आपने क्यू क्रिएट करी, शेयर्ड डिस्पैच पूल क्यू में देखेगा कि जैसे ही कोई प्रोसेस के लिए जगह खाली होएगी वो उसको शेयर्ड सर्वर प्रोसेस पूल में किसी प्रोसेस को असाइन कर देगा। तो इस तरह से क्या फायदा होगा, आपको दोनों के बेनिफिट मिलेंगे, आपको प्रोसेस पर क्लाइंट और मल्टी थ्रेडेड, क्योंकि अब इसमें परफॉर्मेंस भी आपकी डिग्रेड नहीं होगी और सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेटाबेस मिडलवेयर कंपोनेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि दिस इज हैवीली यूज्ड, बहुत ही हैवीली यूज्ड होने वाला ये कंपोनेंट है। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, द सेकेंड इज डेटाबेस ट्रांसलेटर एंड द थर्ड इज नेटवर्क ट्रांसलेटर। तो अब ये करता क्या है, एपीआई को यूज करके आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को कनेक्ट कर सकते हो विद डेटाबेस। तो आपने एपीआई को यूज करके किसी ऐप को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब वो एपीआई के बाद जाएगा डेटाबेस ट्रांसलेटर के पास। डेटाबेस ट्रांसलेटर जो भी रिक्वेस्ट आएगी एपी को, उसको एपीआई से उसको कनेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस। हो सकता है कि क्वेरी आपके पास किसी और फॉर्मेट में आई हो लेकिन आपके पास डेटाबेस किसी और फॉर्मेट का हो, तो ये ट्रांसलेशन का काम करेगा डेटाबेस ट्रांसलेटर। और उसके बाद उस क्वेरी को ट्रांसलेट करने के बाद नेटवर्क ट्रांसलेटर का काम होगा उस क्वेरी को नेटवर्क पे लेके जाना। इसीलिए किसी भी एप्लीकेशन में डेटाबेस मिडलवेयर कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ ही आज की हमारी डिस्कशन यहीं पे
कंक्लूड होती है। आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज डेटाबेस सर्वर, व्हाट इज द मेन मोटिव्स ऑफ द क्लाइंट सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द ड्रॉबैक्स ऑफ द मेन फ्रेम एंड फाइल सर्वर्स जो हम पहले यूज करते थे डेटाबेस से पहले जो सिस्टम हम यूज करते थे। देन वी डिस्कस द डेफिनेशन एंड द मेन कंपोनेंट्स, देन वी डिस्कस द आर्किटेक्चर, types of the client server database architecture, and in the last we have discussed the database middleware component. So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. Have a very nice day. See you in the next session.